So intermolecular forces can be classified in two types. First is cohesive force, second is adhesive force. So before we start cohesive and adhesive क्या होता है समझना स्टार्ट करें, एक बार देख लेते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, इसे हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब ये मॉलिक्यूल सेम टाइप के हो सकते हैं, अलग टाइप के भी हो सकते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल सेम टाइप के हैं तो इसे हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। सो कोहेसिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। therefore कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। ऑन द अदर हैंड एडिसिव फोर्स जो मेरे होते हैं वो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो एडिसिव फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एडिसिव फोर्स मेरा जो होगा वो दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एग्जिस्ट कर सकता है। therefore एडिसिव फोर्स इज द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, या फिर दो अलग अलग सब्सटेंस के बीच में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा उसे कहेंगे एडिसिव फोर्स। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम जिसमें हम दोनों फोर्स को एक साथ क्लियर कर सकते हैं। लेट्स से आई टेक अ बीकर, ये बीकर में हम कोई लिक्विड फिल करते हैं, लेट्स से हम वाटर फिल करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा वाटर के मॉलिक्यूल से भरा हुआ है। अब अगर मैं इसमें कोई चीज़ इंसर्ट करता हूँ, लेट्स से मैंने ये मार्कर ही इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो जब ये मार्कर इसके अंदर इंसर्ट होगा ऐसे, तब एक चीज़ नोटिस करोगे, इसके एड्ज पे जो वाटर मॉलिक्यूल हल्के से ऊपर मार्कर को चिपकेंगे, जो नॉर्मल सरफेस का लेयर है उससे थोड़ा सा ऊपर। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ये मेरे मार्कर का सरफेस दोनों साइड पे, और ये मेरा नॉर्मल लेयर, पानी का लेयर जो होना चाहिए। मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे देख रहा हूँ तो देखिए मॉलिक्यूल्स में दिख रहे हैं, बट जहाँ पे वो मार्कर से कांटेक्ट में आएगा देखो आपको दिखेगा ये पानी का जो लेयर है वो हल्का हल्का धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, ऐसा एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से चिपके हुए। अब मुझे तो ये मार्कर को जब मैं ऊपर लूँगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स जो मेरे अंदर मार्कर के मॉलिक्यूल से कॉन्टैक्ट में है सिर्फ यही ऊपर आने चाहिए, बट इसके पीछे के जो दूसरे मॉलिक्यूल्स है, ये सारे मॉलिक्यूल्स वो क्यों ऊपर आ रहे हैं? वो ऊपर आ रहे हैं कोहेसिव फोर्स की वजह से। तो कोहेसिव फोर्स जैसे कि हमने डिस्कस किया दो सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। ये साइड भी मुझे वो सेम चीज़ देखने मिलेगी कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। उसका रीज़न है कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स है। इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? इस फोर्स को हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। सो कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ सब्सटेंस या सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल, जैसे कि ये एग्जाम्पल हो गया। नाउ व्हाट इज एडहेसिव फोर्स? सो ऑन द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमें नोटिस करनी पड़ेगी कि पहली बात तो ये मॉलिक्यूल्स ये सरफेस को चिपक ही क्यों रहे, बराबर। तो ये चिपक रहे एडहेसिव फोर्स की वजह से। तो आपको यहाँ पे जो देखने मिलेगा कि यहाँ पे ये जो सॉलिड सब्सटेंस है, इस केस में जिसमें मार्कर का एग्जांपल है, ये मार्कर के मॉलिक्यूल्स और ये वाटर के मॉलिक्यूल, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्यों चिपक रहे? तो इनके चिपकने का रीजन है मेरा एडहेसिव फोर्स। सो एडहेसिव फोर्स इज द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। सो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपक रहे कोहेसिव फोर्स की वजह से, ये एक दूसरे से चिपक रहे एडहेसिव फोर्स की वजह से। तो कुछ एग्जांपल्स से तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स में डिफरेंस क्या होता है। सो दोनों सिमिलर टाइप के फोर्स है, दोनों को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। बट ये एग्जांपल आपको और क्लियर कर देगा। जैसे लेट्स से मैंने एक मॉलिक्यूल लिया वाटर का, एक और मॉलिक्यूल लिया वाटर का, यहाँ पे मैंने एक मॉलिक्यूल लिया लेट्स से शुगर का, यहाँ पे भी मेरे पास एक मॉलिक्यूल है बट ये मॉलिक्यूल है सॉल्ट का, और अगेन H2O, शुगर, सॉल्ट, ठीक है। मैं रैंडम नाम लिख रहा हूँ, वैसे टेक्निकली देखा है तो ये सारे पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे, एक सोल्यूशन बनेगा। बट अगर हम यहाँ पे नोटिस करें इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, अगर दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफ़ी पास आते हैं तो उनके बीच में मुझे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मिलेगा, ठीक है। अब अगर दो वाटर के मॉलिक्यूल पास में आते हैं, अब सिंस ये दोनों सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल है तो इनके बीच में जो फोर्स होगा उसे मैं कोहेसिव फोर्स कहूँगा, राइट। बट अब यहाँ पे देखो तो वाटर और शुगर के बीच में जो फोर्स होगा उसे मैं कहूँगा एडहेसिव फोर्स, क्योंकि दोनों मटेरियल अलग अलग है। सिमिलरली ये भी मेरा एडहेसिव फोर्स होगा बिटवीन शुगर एंड वाटर, अगेन शुगर एंड वाटर एडहेसिव फोर्स, वाटर एंड शुगर एडहेसिव फोर्स, वाटर एंड सॉल्ट एडहेसिव फोर्स, सॉल्ट एंड शुगर एडहेसिव फोर्स। यहाँ पे सॉल्ट और सॉल्ट सिमिलर टाइप के मटेरियल है तो यहाँ पे जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा वो होगा कोहेसिव फोर्स। सॉल्ट और शुगर के बीच में अगेन एडहेसिव, सॉल्ट शुगर एडहेसिव, शुगर कोहेसिव फोर्स, वाटर एंड सॉल्ट एडहेसिव फोर्स।
सो द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स, बीच में फोर्स एग्जिस्ट करेगा, होगा कोहेसिव, अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स होगा तो एडहेसिव फोर्स। वेरी सिंपल टू रिमेंबर। अब इसके एग्जांपल्स भी बहुत सारे, आप किसी भी लिक्विड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट डालो तो वो लिक्विड के बाकी मॉलिक्यूल्स उसके साथ चिपक के आते हैं ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर आप डेली लाइफ में देखो, अगर आप किसी ग्लास के सरफेस पे आपको देखेगा डस्ट चिपका हुआ है, तो डस्ट भी कहीं ना कहीं चिपका होता है एडहेसिव फोर्स की वजह से। या फिर डेली लाइफ में जो भी चीज़ें सैंड पे जाओगे, जैसे बीच पे हाथ रख के देखो, बीच की जैसे हाथ आप उठाओगे बीच की सैंड सारी आपको आपके हाथ पे चिपकी हुई मिल जाएगी। या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल ये मार्कर का जो इंक बोर्ड पे चिपक रहा है वो भी कहीं ना कहीं एडहेसिव फोर्स की वजह से चिपक रहा है। मैंने यहाँ इसमें अलग से कोई ग्लू तो ऐड नहीं किया, तो इसके वजह से क्या होगा, आपको जो मोस्टली ग्लू होते हैं इसे हम एडहेसिव भी कहते हैं, जैसे ऑल्टरनेटिव नेम नोन एज एडहेसिव। सो एडहेसिव इज द फोर्स जो अलग अलग सब्सटेंस के बीच में होगा। तो जहाँ कहीं भी दो अलग अलग सब्सटेंस एक दूसरे के साथ चिपक रहे हैं वो एडहेसिव फोर्स की वजह से चिपक रहे हैं। सो दिस वाज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो ये जो फोर्सेस होंगे, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि इन फोर्सेस की भी एक रेंज होगी। लेट्स से मैंने दो मॉलिक्यूल लिए, एक मैंने लिया वाटर का और दूसरा मैंने कोई रैंडम मॉलिक्यूल लिया, मुझे पता नहीं कौन सा मॉलिक्यूल है। अब अगर ये सेम मॉलिक्यूल्स होते तो कोहेसिव फोर्स, अलग होता तो एडहेसिव फोर्स। बट जो भी टाइप का फोर्स हो, इन दोनों फोर्स के बीच का एक रेंज तो होना चाहिए ना। लेट्स से दिस इज द रेंज फॉर दिस वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट जहाँ तक वो दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। अगर एक मॉलिक्यूल इसके बाहर है तो अट्रैक्शन नहीं होगा, जैसे ही मॉलिक्यूल ये रेंज में आएगा ये उसको अट्रैक्ट करके अपने पास ले लेगा, राइट। सो इसको हम बोलेंगे द रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो व्हाट इज रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? इट इज द मैक्सिमम लिमिट up to which a molecule will attract other molecule. So this will be the range of intermolecular forces, या फिर इस मॉलिक्यूल के लिए जो रेंज होगी उससे कहेंगे हम रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सो अगर ये रेंज एग्जिस्ट करती है तो ये रेंज सभी डायरेक्शन में सेम एग्जिस्ट करेगी, यानी अगर यहाँ पे इतने डिस्टेंस है तो यहाँ पे भी इतने डिस्टेंस एग्जिट करेगी। अगर कोई और मॉलिक्यूल इसके पास आता है अंदर आता है तो उसे अट्रैक्ट करेगा। सिमिलर बेसिस पे ऊपर भी होगी नीचे भी होगी। अगर ये सारी जगह की रेंज में कंसिडर करूँ तो मुझे यहाँ पे एक इमेजिनरी सर्कल बनते हुए दिख रहा है, देखो। कैन आई से दिस इज द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस? इट मीन्स कोई भी अगर ये सर्कल के अंदर दूसरा मॉलिक्यूल आता है, सर्कल के अंदर आते ही ये इसे अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। बट अनलेस एंड अनटिल वो सर्कल के अंदर आता है, अगर वो सर्कल के बाहर है तो चाहे कुछ भी हो जाए अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। सो नॉर्मली ये जो रेंज होती है ये होती है अराउंड 10⁻⁹ मीटर्स के आसपास, नियरली roughly. So this is very small, this is around 1 नैनोमीटर। तो जब भी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के 10⁻⁹ मीटर्स के आसपास में होता है तो अट्रैक्शन होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है तो इसको मैंने नाम दिया है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। बट सिंस मेरा ये बोर्ड 2D है, इससे कुछ लिमिटेशंस है, मैं यहाँ पे 3 डायमेंशन में चीज़ें नहीं बना सकता। बट एक्चुअल में जो रेंज होगी, जैसे वो लेफ्ट राइट अप डाउन है वैसे आगे और पीछे भी तो होगी, बराबर। तो एक्चुअली मुझे जो मिलना चाहिए वो एक स्पीयर मिलना चाहिए, यहाँ से ऐसे आगे और पीछे की तरफ भी सेम वैसे। तो मुझे मिलेगा एक स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। वो स्पीयर के अंदर अगर कोई भी मॉलिक्यूल आता है, द मॉलिक्यूल एट द सेंटर विल अट्रैक्ट। सो व्हाट इज स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज एन इमेजिनरी स्पीयर विच हैज द मॉलिक्यूल एट द सेंटर एंड द रेडियस इज इक्वल टू द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। सो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, देखो यहाँ पे सेंटर में मेरा मॉलिक्यूल है, ये इसका जो रेडियस होगा स्फीयर का वो क्या होगा, वो होगा रेंज, और इसी रेंज से मैंने एक स्फीयर बनाया। सो दिस इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सो बेस्ड ऑन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अभी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने ट्राई करेंगे कि मेरा सरफेस टेंशन क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है और हमें डेली लाइफ में कैसे अफेक्ट करेगा। सो हम एक बीकर लेते हैं बड़ा सा, अभी चलो एक बड़ा सा वेसल लेते हैं, ठीक है। इस वेसल के अंदर मेरे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो लेट्स से हम यहाँ पे वाटर की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये पूरा वाटर से भरा हुआ है, तो इसके अंदर सारे मॉलिक्यूल्स भी वाटर के होंगे। अगर मैं इसमें से कोई एक रैंडम मॉलिक्यूल, लेट्स से आई टेक अ मॉलिक्यूल ओवर हियर एंड लेट्स नेम दिस मॉलिक्यूल ए, ठीक है। अब सिंस ये पानी के अंदर है, सो इसके लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ऊपर नीचे सभी जगह पे पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, बराबर। अब इसके राइट हैंड साइड पे एक मॉलिक्यूल है जो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। सिमिलरली दूसरे साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक मॉलिक्यूल है। अब सिंस ये दोनों मॉलिक्यूल वाटर के हैं, दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सेम होगा कोहेसिव फोर्स का,
तो क्या बोल सकते हो, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे सिंस बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड सिमिलर इन मैग्नीट्यूड, राइट। सिमिलर बेसिस पे ऊपर और नीचे भी जो फोर्सेस लग रहे हैं ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के यानी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो इसके आसपास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। डज दिस मीन कि मेरा जो मॉलिक्यूल ए है यहाँ पर उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो तो जीरो है फिर, राइट। अगर मैं इसका एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाऊँ, लेट्स से ये इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ठीक है। इसके आसपास जो भी मॉलिक्यूल्स है सभी डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं इस पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। माई मॉलिक्यूल एट सेंटर, इस पर फोर्सेस कहाँ लगेंगे, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट और सारे डायरेक्शन में। बट सिंस सब जगह पानी, ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब हम एक और मॉलिक्यूल देखते हैं। लेट्स से दिस मॉलिक्यूल इज बी एंड दिस इज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। अब ये इससे थोड़ा सा अलग है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थोड़ा सा बाहर जा रहा है। दैट मीन्स लेफ्ट और राइट वाले जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये फोर्सेस भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो जो नीचे वाला फोर्स है वो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आपको कोई मॉलिक्यूल मिलेगा नहीं जो उसको बैलेंस कर सके। सो कहना इसे कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा सा एक नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, राइट। अब अगर हम तीसरा एक और मॉलिक्यूल लेते हैं जो कि हमारे सरफेस पर है, यानी कहीं ना कहीं ये एयर के कांटेक्ट में है, ठीक है, और इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो ऑलमोस्ट आधा बाहर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट और राइट के फोर्सेस अगर मैं निग्लेक्ट कर दूं क्योंकि वो बैलेंस हो जाएंगे, उसको छोड़ के बाकी जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं इस पे बाकी मॉलिक्यूल्स के वजह से वो सारे के सारे अनबैलेंस्ड है, बिकॉज ऊपर कोई और मॉलिक्यूल्स है नहीं वाटर के जो इन्हें बैलेंस कर सके। तो अब इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पर होगा। अगर मान लो इसमें से हर एक मॉलिक्यूल को मैं रिजॉल्व करना स्टार्ट करूँ, जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं, तो इन सबको रिजॉल्व करने के बाद मुझे क्या पता चलेगा, अगर मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से ये सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करना स्टार्ट कर दूँ मैं, ठीक है, इन फोर्सेस की बात चलती है यहाँ पे। तो आप देखो वापस सेम चीज़ हो रही है कि एक्स एक्सिस पर एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो कहना है ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों फोर्स पे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो इसके वजह से जो रिजल्टेंट फोर्सेस लगेंगे इस मॉलिक्यूल पे वो सारे के सारे नीचे की ओर होंगे। सो द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू ऑल दिस फोर्स ऑन दिस मॉलिक्यूल विल बी डाउनवर्ड, एंड दिस इज द रीजन जिसके वजह से सरफेस टेंशन ऑकर करता है। इसी की वजह से सरफेस टेंशन होता है और जो पतला सा फिल्म बनता है वो इसी के वजह से बनता है। कैसे, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा कि जो मॉलिक्यूल जिनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सरफेस के बाहर जाता हो उन पे जो फोर्स लगते हैं वो अनबैलेंस होते हैं। तो हम ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करते हैं। लेट्स से मेरे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच कुछ इतना गैप है, इस बेसिस पे लेट्स से पॉपुलेटेड है। तो अभी ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स है वो नीचे हैं, ठीक है, तो इनका जो नेट फोर्स इन पे लग रहा होगा वो भी जीरो होगा जैसे हमने अब तक देखा था। बट वो मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के काफ़ी करीब है या सरफेस से काफ़ी पास है, ये वो मॉलिक्यूल्स है जिनका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो सरफेस के ऊपर जाता रहेगा, राइट। तो इन पे जो नेट फोर्स लगेगा वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखो सारे मॉलिक्यूल जितने मॉलिक्यूल्स हैं आसपास, इसके वजह से जो नेट फोर्स लगेगा वो जीरो होगा। बट इन मॉलिक्यूल के साथ ऐसा नहीं होगा। तो इन मॉलिक्यूल के साथ क्या अलग होगा, इन मॉलिक्यूल के साथ ये अलग होगा कि इनका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स नीचे लगेगा उसके वजह से उनका पोजीशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब तक ये रिलैक्स पोजीशन में थे, बट अब ये नेट रिजल्टेंट फोर्स की वजह से उनको नीचे आना पड़ेगा, और जब ये नीचे आएंगे तो इनका पोजीशन चेंज होने के बाद इनका नया पोजीशन कुछ ऐसा होगा। तो आपको ये सारे मॉलिक्यूल्स नीचे मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि ऊपर का जो लेयर है, यहाँ पे देखो एक पतला सा फिल्म बन रहा है जहाँ पे मेरे मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की लेयर की कंपैरेटिवली काफ़ी डेंस जगह में कॉम्पैक्ट है। यहाँ पे एक पतला सा फिल्म बन रहा है और इसी फिल्म को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। एक छोटा सा पतला सा जो मेम्ब्रेन बन रहा है, ये मेम्ब्रेन के बीच का जो फोर्सेस होगा लेफ्ट राइट वाला
वो इतना कॉम्पैक्ट होगा कि अगर यहाँ पे कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दो, लेट से मैंने यहाँ पे कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट जैसे कि छोटा सा लीफ वगैरह रख दिया, तो ये इनके बीच का जो फोर्स होगा वो सफिशिएंट होगा कि वो लीफ को ऊपर फ्लोट करते रहे, मतलब वो इसमें डूबेगा नहीं इसके वजह से। जो हमने पहले इमेज देखा था ना, एक छोटा सा वो इंसेक्ट था जो पानी पे तैर रहा था, वो भी इसी की वजह से तैर रहा था। देखो ना नीचे काफ़ी ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स रिलैक्स स्टेट में, जबकि यहाँ के मॉलिक्यूल्स रिलैक्स स्टेट में नहीं है, उस पर एक फोर्स लगा है, वो फोर्स टेंशन का फोर्स था, उस पर फोर्स लगा है जिसकी वजह से नीचे आ गए, और अब ये टेंशन में, क्योंकि ये सारे के सारे एक दूसरे को कहीं ना कहीं खींच रहे हैं, और उसकी वजह से एक पतला सा फिल्म बन गया जिसे हम कहेंगे सरफेस टेंशन। अब इसके वजह से क्या होता है, जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो पानी पे तैर सकते हैं, जैसे छोटे इंसेक्ट्स हो गए, स्पाइडर्स हो गए। तो एक छोटा सा क्लिप है जो हम देखेंगे, जिससे आपको समझेगा कि अपार्ट फ्रॉम इंसेक्ट्स कुछ बड़े एनिमल्स भी, कुछ बड़े बर्ड्स भी होते हैं जो पानी के ऊपर चल सकते हैं। सो जैसे कि आपने देखा कि जब तक इसके ऊपर जो मांस आ रहा है वो छोटा है, जैसे कि इंसेक्ट्स अगर छोटे हैं तो उस पर आसानी से खड़े रह सकते हैं। जो उनके पैरों के आसपास जो सरफेस बेंड हो रहा था, एक्चुअली मॉलिक्यूल्स हल्के से नीचे आते हैं, फिल्म बेंड होता है हल्का सा। तो जब तक मास जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है वो छोटा है, तो ये मॉलिक्यूल्स सफिशिएंट रहेंगे ये मास को विथस्टैंड करने के लिए। ये इंटरमॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा वो सफिशिएंट होगा कि ये मास को विथस्टैंड कर सके। बट जैसे ही मास बड़ा हो जाएगा तो वो सरफेस टेंशन इसके लिए बहुत कम हो गया, इतना टेंशन इतने बड़े मास को सह नहीं पाता। इसलिए क्या होता है, जैसे आपने देखा कि जो बड़े बर्ड्स वगैरह थे उनको भागना पड़ रहा था, जो बड़ा हमारा लिजर्ड था उसको भी भागना पड़ रहा था, क्योंकि जैसे ही एक जगह पे रुकेगा पूरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर अगर फोर्स आ गया तो सीधा अंदर गिर जाएगा। सो दिस इज हाउ सरफेस टेंशन वर्क। ये सरफेस टेंशन के फिनोमिना के बेसिस पर हम ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेरे जो ड्रॉप्स होते हैं वो स्पेरिकल शेप में क्यों होते हैं। उसके पीछे एक मेजर रीज़न ये है कि हमारा जो स्पेरिकल शेप है वो सबसे कम एरिया ऑक्यूपाई करता है और सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर आप नेचर में देखो अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें स्पेरिकल होती हैं, जैसे जितने भी आपको प्लैनेट्स मिलेंगे वो मोस्टली स्पेरिकल होते हैं, आपके जो भी स्टार्स होते हैं वो स्पेरिकल शेप में होते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न ये होता है कि अगर हम जैसे हमने यहाँ पे देखा था स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बेसिस पर और एक दूसरे के साथ जो फोर्स लग रहा था कोई सी फोर्स उसके बेसिस पर, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सेंटर में जो मॉलिक्यूल है उसके आसपास के मॉलिक्यूल सारे इसे पुल करेंगे, तो इसके वजह से क्या होगा, इसका जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा बराबर। बट अगर हम बाहर के मॉलिक्यूल्स की बात करें, लेट से ये मैं एक छोटे से रेन के ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, या फिर ये आउटर मोस्ट जो लेयर है वो लेयर है जो कहीं ना कहीं एयर से कांटेक्ट में आ रही है इस ड्रॉप के अंदर, ठीक है। सो इसके साथ क्या होगा कि आसपास लेफ्ट राइट वाले फोर्सेस तो इसके हो जाएंगे बैलेंस, बट जो बाहर जो फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए थे, देखो यहाँ से ये अंदर की ओर पुल किया जा रहा है इसको इस मॉलिक्यूल से बराबर, बट बाहर भी तो एक फोर्स होना चाहिए ना इसे बैलेंस करने के लिए। अब बाहर ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, अगर बाहर ये फोर्स होता तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते। अब सिंस ये फोर्स बाहर एग्जिस्ट नहीं करता, उसके वजह से क्या होगा, इन पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कहीं ना कहीं अंदर की ओर लगेगा, और ये नेट फोर्स अंदर की ओर लगने की वजह से मेरे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर की ओर श्रिंक होकर एक छोटा सा शेप लेने ट्राई करेंगे, और ये शेप आपको स्पेरिकल शेप जैसा दिखेगा। सो दिस इज द रीज़न, कहीं ना कहीं सरफेस टेंशन ही रीज़न है जिसकी वजह से मेरे जो ड्रॉप्स होते हैं वो स्पेरिकल शेप में होते हैं। तो इसको हम विजुलाइज करने ट्राई करेंगे एग्जैक्टली ये कैसा दिखेगा। तो जैसे कि हमने देखा कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अंदर की ओर श्रिंक हो जाएंगे, क्योंकि बाहर की ओर कोई फोर्स है नहीं बैलेंस करने के लिए, और अंदर वाला मॉलिक्यूल से कंटिन्यूसली अंदर खींच रहा है। सो इसकी वजह से हमको ड्रॉप स्पेरिकल शेप में दिखते हैं। बट जब भी पानी किसी सरफेस पे पड़ा हुआ होता है तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि वो आपको एक हेमिस्फेरिकल सरफेस देगा या फिर एक आधा स्फीयर देगा, हेमिस्फीयर कहते हैं जिसे, ठीक है। इसका रीज़न भी है कि ग्रेविटी उसको कंटिन्यूसली पुल कर रही है, सरफेस पे आती हुआ आपको आधा स्फीयर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बट हम थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि अगर ये ग्रेविटी नहीं होती, यानी जब भी एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, लेट्स से पानी का बूंद ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो वो एक्सेलरेशन में उसका शेप कुछ ऐसा हो जाता है बराबर, और जैसे वो सरफेस पे गिरता है तो उसको ड्रॉप का शेप भी कुछ ऐसा हो जाता है। बट अगर ग्रेविटी होती ही नहीं और ये दोनों के दोनों ड्रॉप, एक जो नीचे गिर रहा है और जो एक ऑलरेडी सरफेस पे है, अगर ग्रेविटी नहीं होती और ये फ्रीली फ्लोट कर सकते हैं तो उनका शेप कैसा होता, तो उनका शेप एग्जैक्टली स्पेरिकल होता ड्यू टू सरफेस टेंशन। यानी आप कितना भी पानी क्यों ना ले लो, लेट्स से आप एक बहुत बड़ा बीकर ले लो पानी का और ये सारा पानी आप बाहर पोर करना स्टार्ट करो, अगर ग्रेविटी नहीं है तो ये सारा का सारा स्पेरिकल शेप लेने ट्राई करेगा। जैसे एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आएगा ये स्पीयर मेरा बड़ा होते जाएगा, बट शेप विल ऑलवेज बी स्पेरिकल। तो हमारे स्पेस में वाटर ड्रॉप्स कुछ ऐसे देखते हो और ये फ्रीली फ्लोट कर, आप उसको कितना भी डिस्टर्ब कर लो
कहीं ना कहीं वापस वो स्पेरिकल शेप ले लेते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन। सो अब आगे हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले रिलेटेड टू सरफेस टेंशन, जिसे हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। सो सरफेस एनर्जी क्या होता है? जैसे कि हमने देखा कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कहीं ना कहीं एयर से एक्सपोज होती है, दिस फ्री सरफेस इन शॉर्ट। तो ये फ्री सरफेस के साथ क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स ऊपर रहने ट्राई कर रहे थे, जो पहले रिलैक्स स्टेट में थे, नीचे के मॉलिक्यूल्स की वजह से उन पर एक फोर्स लग रहा था और वो फोर्स की वजह से उनको नीचे आना पड़ रहा था, राइट। तो अगर हम उसको इस तरीके से देखें, क्या मैं बोल सकता हूँ कहीं ना कहीं ये फोर्स के वजह से, इन फोर्स के वजह से ये जो मॉलिक्यूल जो ऊपर थे अब वो नीचे आ गए। तो क्या हमने इसकी पोजीशन चेंज की? मतलब जब वो यहाँ से यहाँ पर आएंगे, क्या मैंने उसे नीचे लाने के लिए एक छोटा सा फोर्स लगाया? मैंने एक छोटा सा फोर्स लगाया, उसके वजह से एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, राइट। छोटा सा, इसलिए मैं इसको dx लिखता हूँ। तो अगर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या मैं बोल सकता हूँ मैंने एक छोटा सा वर्क किया, बराबर। तो कहीं ना कहीं मैंने वर्क किया इसको नीचे लाने के लिए, और नीचे लाने के लिए मैंने जो वर्क किया कहीं ना कहीं वो एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है, जिसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता होगा पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ही वर्क करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट लेता हूँ, लेट्स से ये डस्टर, अगर मैं इसको जितना ऊपर ले जाऊँगा उतना उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। जैसे मैं इसको ड्रॉप करूँगा, जितना ऊपर से ड्रॉप होगा उतना ज़्यादा इसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और उतना ज़्यादा नीचे उसका इम्पैक्ट होगा, राइट। सिमिलर बेसिस पर अगर आप इलास्टिक बैंड भी लेते हो, इलास्टिक बैंड को लेके आप स्ट्रेच करते हो अगर, तो आप कहीं ना कहीं उस पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हो। जब उसको आप छोड़ोगे तो वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। आप जितना उसको पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करोगे उतना ज़्यादा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। जो एंग्री बर्ड का आपने गेम देखा रहेगा वो भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। आपने उसको स्ट्रेच किया यानी क्या किया, आप उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हो, छोड़ते ही वो फट से जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सिमिलर बेसिस पे यहाँ पर इन मॉलिक्यूल जिनकी मैंने पोजीशन चेंज की, मैं उसको ऊपर से नीचे लेके आया, मतलब मैंने इनमें भी कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की। तो ये भी जब चाहे तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है मैंने। अगर मैं अपनी टेंशन हटा दूँ तो ये मॉलिक्यूल्स वापस अपनी रिलैक्स पोजीशन पे जाने ट्राई करेंगे। तो ये जो एनर्जी जो मेरी सरफेस फिल्म या सरफेस लेयर में पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, इसको हम सरफेस एनर्जी भी कह सकते हैं। सो व्हाट इज सरफेस एनर्जी? सरफेस एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल्स एट टॉप मोस्ट लेयर। और हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे कि आइसोथर्मल कंडीशन में जो एनर्जी स्टोर होगी टॉप मोस्ट लेयर में, उसे हम कहेंगे सरफेस एनर्जी। आइसोथर्मल कंडीशन क्यों? क्योंकि अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो मेरा सरफेस टेंशन चेंज होता है, इसके अंदर की एनर्जी चेंज होती है। अब क्यों होती है, कैसे होती है, जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड करेगा हम आगे देखते जाएंगे। सो दिस इज हाउ सरफेस एनर्जी वर्क्स।